हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कैसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्बा गणयोगम गेमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम बेबी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ मीन राशि वालों के लिए 2025 का समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर में आज के इस वीडियो में चर्चा होगी, जिसमें मैं मीन राशि के कुछ गुण अवगुण के बारे में 5-7 मिनट बताऊंगा। उसके बाद मैं इस 2025 के परिणाम के बारे में चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति से ही प्रारंभ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है, जो वृषभ राशि में, जो 14 मई 2025 से पहले तीसरे भाव में और 14 मई 2025 के बाद कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में। 14 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक ये रहेंगे चौथे भाव में और 18 अक्टूबर को आ जाएंगे कुंडली के पंचम भाव में कर्क राशि में। देवी और सज्जनों, 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक ये रहेंगे कुंडली के पंचम भाव कर्क राशि में और 5 दिसंबर 2025 को ये बकरी अवस्था में होकर के चले जाएंगे मिथुन राशि में, यानी कि कुंडली के चौथे भाव में। इसका क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर में ये बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद बता दूं कि केतु देवता जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में ही विराजमान है, जो कि 29 मई को कुंडली के छठे भाव में यानी कि कन्या राशि से सिंह राशि में आएंगे। राहु देवता कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे 29 मई से पहले और 29 मई के बाद कुंडली के द्वादश भाव एक कुंभ राशि में आ जाएंगे। और शनि देवता कुंभ राशि में है 29 मार्च से पहले तक और 29 मार्च के बाद ये कुंडली के प्रथम भाव मीन राशि में आ जाएंगे। इन सब का क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मीन राशि से जुड़े हुए कुछ गुण अवगुण के बारे में चर्चा कर लें, जानने की कोशिश करें कि आखिर मीन राशि में कौन कौन सी अच्छी और कौन कौन सी बुरी बातें होती है। इसको अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो आपके जीवन में विशेष सुधार हो सकता है। देवी और सज्जनों, इसको बताने का हमारा एक और उद्देश्य ये भी है कि आप मुझसे कनेक्ट हो पाओ, आप जान पाओ कि मीन राशि की अच्छाइयां और बुराइयां क्या होती हैं। अब जरा देखना, मीन राशि वालों की जो सबसे पहली अच्छाई होती है ये होते हैं सहानुभूति, इनके अंदर बहुत होती है। ये दूसरों के भावनाओं को बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि कौन परेशान है, कौन उदास है, कौन प्रसन्न है, खुश है, उसके साथ उसके उस परिस्थिति में उसी प्रकार का ये व्यवहार करते हैं। ये पहला गुण है। दूसरा है कि ये कलात्मक होते हैं, इनकी रचनात्मकता और कला के प्रति जो है सो बड़ी गहरी रुचि होती है और समझ भी बहुत अच्छी होती है। तीसरा कि इंसानियत का गुण सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर में, इस धरती पर में, इस ब्रह्मांड में माना गया है और इंसानियत का गुण इनका सबसे बड़ा गुण है। हमेशा ये दूसरों के लिए तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। चौथा, संवेदनशीलता। इनकी संवेदनशीलता इन्हें गहरे संबंध बनाने में बहुत मदद करती है। इतने संवेदनशील होते हैं कि एक पशु पक्षी से भी जो है सो बहुत ही गहरा रिलेशन इनका बन जाता है जब ये उस प्रकार की स्थिति में आते हैं। तो ये लोग स्वप्न दृष्टा होते हैं, ये कल्पना में जीते हैं, सपनों में जीते हैं और उसको पूरा करने में विश्वास भी रखते हैं। छठा कि ये दूसरों के प्रति अनुकंपा रखते हैं, दया और करुणा रखते हैं, दूसरों के प्रति जो है जो खराब भावना नहीं रखते। सातवां की लचीलापन स्वभाव होता है, परिस्थिति के अनुसार आसानी से ये ढल जाते हैं। ये पानी जैसे होते हैं, जिस बर्तन में डाल दोगे उसी प्रकार के हो जाएंगे। आठवां, धैर्य। मुश्किल समय में भी धैर्य धारण करते हैं। ये मुश्किल समय में भी जो है इनका पेशेंस लेवल बहुत गहरा होता है। आध्यात्मिकता की ओर, अध्यात्म में भी बहुत गहरी रुचि होती है इनकी। और 10वां, ये सहयोगी होते हैं, हमेशा टीम वर्क में अच्छा करते हैं, एक दूसरे के साथ मदद करने की भावना इनकी हमेशा रहती है। ये 10 अच्छी बातें जो है सो मैंने मीन राशि के बारे में बताई है। आप ही इसका एनालिसिस करोगे, आप मीन राशि के हो, जो ये बात सही है या गलत। अब कुछ बुरी बातें मैं मीन राशि के बारे में बताना चाहता हूं, इसका भी एनालिसिस मैं आपके ऊपर में छोड़ता हूं।
अत्यधिक संवेदनशील बन जाते हैं कभी कभी, यानी कि छोटी छोटी बातों पर से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं, दिल पर चोट ले लेते हैं, जो बड़ा टेंशन में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। दूसरा कि निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई का सामना इनको कभी कभी करना पड़ता है। तीसरा कि कभी कभी विस्मय में आ जाते हैं, ये सपनों में ही खोए रहते हैं, वास्तविकता से लेना देना नहीं रहता। चौथा, आत्मविश्वास में कभी कभी कमजोरी महसूस करते हैं, आत्मविश्वास जो चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल उसमें कमी होता है। पांचवा, आत्म त्याग की अगर बात करें, बलिदान की अगर बात करें तो उसमें कमी है मीन राशि वालों में। छठा, अनिश्चितता, स्थिति के अनुसार आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, ये जैसी स्थिति देखते हैं उस प्रकार से प्रभावित हो जाते हैं, जो अच्छे गुण के बदले कभी कभी इसका दुष्परिणाम इनको भुगतना पड़ जाता है। सातवां, भावनात्मक दबाव, कभी कभी दूसरों पर वे ये भावनात्मक बोझ डाल देते हैं, अथवा यूं कहूं तो दूसरे के भावनाओं का बोझ अपने ऊपर भी कभी कभी ले लेते हैं, जिससे परेशानी हो जाती है। आठवां कि संकोच ज्यादा करते हैं, संकोच नहीं करना चाहिए। नौवां, सच्चाई और कल्पना में अंतर करना थोड़ा सा इनके लिए कठिन होता है, जिसके कारण से भी ये परेशानी इनको झेलनी पड़ती है। और 10वां कि बहुत ज्यादा ही आदर्शवादी होते हैं, ये अपने आदर्श पर में बहुत ज्यादा इनको गुमान होता है, जिसका सच्चाई से बहुत दूर दूर तक कोई लेना नहीं है, लेकिन वही आदर्श इनको बड़ा परेशान कर देता है, कठिनाई और परेशानी में डाल देता है। तो ये कुछ गुण और अवगुण थे जो मीन राशि के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए ये बताने का मैंने प्रयास किया है। अब सही विश्लेषण आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप कमेंट में मुझे बताएं कि गुरुदेव मीन राशि के बारे में जो आपने गुण अवगुण बताए हैं वो 80% सही है, 90% सही है, या पूरे के पूरे 100% सही है, ये मैं आपके ऊपर में छोड़ता हूं। इसका परिणाम आप मुझे दें, आप बताएं। आइए अब हम लोग अपनी चर्चा की तरफ आगे बढ़े और जानने की कोशिश करें कि मीन राशि वालों के लिए 2025 का समय कैसा रहेगा। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से ही चर्चा को आरंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में है। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना, वो भी वृषभ राशि में, कैसा परिणाम देगा आइए समझते हैं। वृषभ राशि में यानी कि शत्रु क्षत्रिय हो गए देवगुरु, लेकिन 14 मई से पहले ये यहीं पर में है, फिर भी आपको जितेंद्रिय बना देंगे, यानी कि अपने इंद्रिय पर में, अपने मन पर में काबू पाने की शक्ति देवगुरु बृहस्पति आपको देने का प्रयास करेंगे। शास्त्रज्ञ बनाने की कोशिश करेंगे, शास्त्रों का अच्छा जानकार, शास्त्रों का सही जानकारी हासिल करने वाला, शास्त्रों के प्रति ज्ञानवान व्यक्ति के तौर पर में जो है सो ये आपको लाने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आप एक अच्छे लेखक, आप एक अच्छे राइटर, आपकी लेखनी में इस समय धार आ जाएगा, जो लिख देंगे वही चमत्कार हो जाएगा, वही बेहतरीन हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके मन में 14 मई से पहले कहीं बाहर जाने की इच्छा, अपने होम टाउन को छोड़ करके जाने की इच्छा इस समय में आपके मन में आ सकती है, जो कहीं प्रवास करें, कहीं दूसरे जगह जाएं, ऐसी भावना उत्पन्न हो सकती है। योग, जप, तप, ध्यान, पूजा पाठ, एक्सरसाइज, कसरत, जिम, इन सब के तरफ थोड़ा सा रुझान इस समय में विशेष होगा। आपकी आस्था ईश्वर पर में बनी रहेगी, आप एक आस्तिक प्रकृति के व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपको ऐश्वर्यवान बनाने का भी प्रयास करेंगे, आपको मोटा पैसा, बढ़िया पैसा भी देने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि काम और वासना की इच्छा जागृत होगी और उसकी पूर्ति भी होगी।
इस समय में मीन राशि वाले एक अपोजिट जेंडर के बड़े प्रेमी बने रहेंगे, यानी कि पुरुष है तो स्त्री प्रिय रहेंगे, स्त्री बहुत पसंद करेगी और आप भी स्त्रियों को बहुत पसंद करेंगे। और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष आपको बहुत पसंद करेंगे, आप भी पुरुषों को बहुत पसंद करेंगे। बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में मीन राशि वालों के लिए ये समय निश्चित तौर पर में चमत्कारिक है। मीन राशि वालों के लिए बिजनेस व्यवसाय के तौर पर में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेकर के ये आएगा। देवगुरु बृहस्पति बहुत ऊपर ले जाएंगे आपको। विदेश जाने की इच्छा जिनको है वो लोग इस समय में प्रयास करें, 14 मई से पहले जाने का अवसर मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पर्यटनशील व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। कहीं घूमने टहलने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा और वाहन का सुख भी आपको मिलेगा। 14 मई के बाद और 18 अक्टूबर से पहले और 5 दिसंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के चौथे भाव मिथुन राशि में है, जिसका क्या परिणाम होगा? भोग विलास करने का अच्छा खासा अवसर प्राप्त होगा और भोग विलास करेंगे। शरीर बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखेगा। इस समय में अपने काम में आप लीन रहेंगे, कार्यरत रहेंगे। उद्योग चलाने की बड़ी इच्छा होगी, इसलिए उद्योगी भी कहलाएंगे। ज्योतिष विद्या की तरफ अच्छा खासा रुझान होगा, इसलिए ज्योतिर्विद, ज्योतिष के जानकार भी आप कहलाएंगे। और संतान के मामले में थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, सावधान। बड़े बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लोकमान्य कहलाएंगे, अर्थात सिर्फ हायर ग्रेड के लोगों से ही नहीं जुड़े रहेंगे, जो लोअर ग्रेड के लोग हैं उनसे भी जुड़ाव आपका बहुत कमाल का रहेगा। माता पिता की भक्ति इस समय में करने का अवसर मिलेगा। आपके यश में वृद्धि होगी और आपका व्यवहार, आपकी जो एक दूसरे के साथ जो बात विचार है उस मामले में आप बहुत आगे, बहुत ऊंची स्तर पर चले जाएंगे। 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु कुंडली के पंचम भाव कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे तो क्या होगा? तो ये आपकी आस्था को और मजबूत कर देंगे, क्योंकि उच्च के हो गए। और 5वां भाव देवी और सज्जनों हमेशा उपकार का होता है, हमेशा दूसरों के प्रति जो है सो कुछ ना कुछ करने का भी होता है। तो ईश्वर के ऊपर में आपका एक गजब का विश्वास, एक गजब की अंदर ही अंदर ये कि नहीं भाई, पूजा कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं तो भगवान फल देगा ही देगा, देना पड़ेगा, ऐसा एक स्वाभिमान आपके अंदर जागृत होगा। और आपको बता दूं कि ज्योतिष विद्या की तरफ आपकी रुचि और बढ़ जाएगी। इस समय में लोग और पसंद करेंगे। आप अपने कुल में, वंश में इस समय में एक श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। अपने परिवार में सबसे टॉप ए ग्रेड में सबसे ऊपर में जाने जाएंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग, इन सब के मामले में भी कुछ धन का लाभ हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सही चीज नहीं है, इसलिए इससे दूरी बना करके रखें। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा और नीति विशारद का उपाधि आपको मिलेगा। नीति को बहुत अच्छे तरीके से आप समझेंगे। गुरु के बाद शनि की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शनि देवता 29 मार्च से पहले कुंभ राशि में आपके कुंडली के 12वें भाव में है। इस समय में आपको अपने 29 मार्च से पहले शनि के कारण अपने उन्माद पर में काबू करना चाहिए। बहुत उन्मादी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो इसमें उन्माद की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। इस समय में आपको और क्या काबू करना है, तो आपको खर्च पर में काबू करने की कोशिश करनी है, क्योंकि शनि 29 मार्च से पहले पैसा बहुत खर्च करवाने का प्रयास करेंगे। व्यसन से बचने की कोशिश करनी है, नशा पान से बचने का प्रयास करना है। इतना ही नहीं, इस समय में आपको दुष्ट लोगों से भी, संगतों से बचकर रहने का प्रयास करना है। भाषा करवा ना बोले, इस बात की विशेष ध्यान रखनी है। और किसी भी व्यक्ति के साथ अविश्वास ना करें, विश्वासघात ना करें, ये भी समझना होगा। माता का समय थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा।
आलस्य आपके अंदर प्रवेश करने के लिए छटपट करता रहेगा, यानी कि कब मौका मिले और कब प्रवेश कर जाए, आलस्य ऐसा प्रयास करेगा। और आपको आलस्य से बचना है, उसे प्रवेश नहीं करने देना है। देवी और सज्जनों, 29 मार्च के बाद जब शनि आपके कुंडली के प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में आ जाएंगे तो थोड़ा सा परेशान करेंगे, जैसे कि मन में जो शांति चाहिए, मन में जो एक क्या कहूं, पूर्ण रूप से संतोष चाहिए, स्थिरता चाहिए, वो नहीं देंगे शनि। चंचलता में बदल देंगे, मन काफी ज्यादा चंचल रहेगा। दिमाग को स्थिर कर पाना, मन को स्थिर कर पाना जो है सो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शनि लाभ का भी मालिक है, और लाभ का मालिक मस्तक पे, यानी कि कहीं ना कहीं से आपको अपने से निचले वर्ग के जो लोग हैं उनसे शनि लाभ दिलवाएगा ही दिलवाएगा। दिमाग लाभ लेने के लिए खुरापात करता ही रहेगा और उसको लाभ मिलेगा, ये तय है, लेकिन चंचल बहुत रहेगा। शनि के बाद अगर अब राहु की बात करें देवी और सज्जनों, तो राहु 29 मई तक आपके कुंडली के प्रथम भाव में आपके मस्तक पे बैठा हुआ है, जिसके कारण से दुष्ट लोगों से संगत करवाने का प्रयास कर सकता है। गलत लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है, उन सब पर में काबू करना है। मस्तिष्क से संबंधित किसी प्रकार का टेंशन, तनाव, परेशानी 29 मई से पहले आपको घेरने की कोशिश कर सकता है। स्वार्थ से बचने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा स्वार्थी ना बने, बड़े बड़े लोगों से द्वेष ना करें, अच्छे काम करने का हमेशा प्रयास करें, अपने आप को दुर्बल कभी ना महसूस होने दें। काम और वासना की पूर्ति भी करवाएगा और संतान का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन जब राहु 29 मई के बाद कुंडली के 12वें भाव में देवी और सज्जनों चला जाएगा और पूरे वर्ष फिर वहीं पर में रहेगा, तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आपको लोग विवेकहीन, मतिमंद समझें। ऐसा कोई भी काम ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मूर्खता से बचने की कोशिश करें। राहु आपको परिश्रमी बना देगा, खूब परिश्रम करवाएगा। और कहीं नौकरी वगैरह करना चाह रहे थे जो नहीं मिल रहा था, तो वो नौकरी भी राहु दिलवाएगा। खर्चा पर में काबू करें, बहुत ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि चिंता चिता के समान होता है, धीरे धीरे करके जला देता है। और काम और वासना की अधिकता से बचने की कोशिश करें। देवी और सज्जनों, राहु के बाद केतु की बात कर लेते हैं। केतु 29 मई से पहले कुंडली के सप्तम भाव में है, तो कुंडली के सप्तम भाव में केतु का जो है बैठना, वो ये दर्शाता है कि इस समय में बहुत ज्यादा सुख की अभिलाषा ना रखें, सुख को कम चाहने का प्रयास करें, दुश्मन से जरूर सावधान रहें। 29 मई के बाद जब केतु कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएगा देवी और सज्जनों, तो 6ठे भाव में आया हुआ केतु आपके लिए आपको थोड़ा सा झगड़ालू बना सकता है। आप बात बात पे किसी से झगड़ सकते हैं, टेंशन तनाव में आ सकते हैं। भूत प्रेत में आपका विश्वास बन सकता है, और हो सकता है तो भूत प्रेत से संबंधित परेशानी भी आपके सामने में आ सकती है, उससे बचने का प्रयास करें। तो देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए 2025 की बहुत संक्षिप्त में क्या क्या हो सकता है हमने बताने का आपको प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मीन राशि वाले, क्या आपने अपने भाग्य के रत्न को, आपने अपने इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान काम धंधा में वृद्धि वाले रत्न को धारण किया है? नहीं किया है तो जल्द करें। आपका भाग्य रत्न, आपका जीवन रत्न, आपका काम धंधा बढ़िया चलाने वाला, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान वृद्धि करने वाला रत्न है सुनैना।
अथवा पुखराज, दोनों में से कोई भी आप धारण करें आप चाहेंगे तो यहां से भी आपको मिल सकता है। मात्र 5,000 रुपए में आपको सुनैला में प्राप्त करवा दूंगा। और पीला पुखराज लेंगे तो मात्र 15,000 रुपए में मैं आपको दिला दूंगा, वो भी तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से खुद एक शुभ समय शुभ तिथि में शुभ मुहूर्त में उसकी सिद्धि करके, जिससे उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। तो देखिए सज्जनों, अगर चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करो, और जन्म कुंडली हस्तरेखा की जानकारी के लिए भी सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।